अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर, दिस इज़ लेक्चरर इमरान विद आई एम केमिस्ट। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पीएमसी पैट केमिस्ट्री प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 7 के बारे में। इसके अलावा जो बाकी के प्रैक्टिस टेस्ट हैं, टेस्ट नंबर 1 से लेकर टेस्ट नंबर 6 तक, दैट आर ऑलरेडी बीइंग अपलोडेड ऑन माय यूट्यूब चैनल। अगर आपने उनको देखना है तो आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन लिस्ट में जाए, वहाँ पे आपको उसके लिंक्स मिल जाएंगे, वहाँ से आप इनको देख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि अगर आप लोगों ने केमिस्ट्री वाकई में पढ़नी है, सीखनी है, सो उसके लिए आपको अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने होंगे। सो मेरी आप सबके लिए ये रिकमेंडेशन है कि आप लोग काइंडली अपने टेक्स्ट बुक जो हैं उनके ऊपर पहले फोकस करें, पहले उनको स्टडी करें, उनको याद ना करें। मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आप लोग रट्टा मारने स्टार्ट हो जाएं। आप उनको सिर्फ एक चैप्टर है ना, उसको एक दफ़ा रीड कर लें, उसको पेंसिल के साथ हाईलाइट कर दें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। उसके बाद आप क्या करें कि आप यूट्यूब के लिए बैठ जाएं, आप किसी भी वेबसाइट पे बैठ जाएं, आपको MCQs मिलेंगे, वहाँ से जो भी यूट्यूबर होगा या जो भी वेबसाइट ने सॉल्व किए होंगे आप उसको देखें। सो इस तरह के कॉन्सेप्ट्स बिल्ड होंगे। और दूसरी बात यह है कि जब आप पढ़ लें, ठीक है, तो उसके बाद आप प्रैक्टिस टेस्ट जो है उसको सॉल्व करने की कोशिश करें खुद से। ये नहीं कि आप वीडियो के सामने बैठ जाएं, अगला बंदा कर रहा है और आप उसको देख रहे हैं। हाँ, अगर आप जैसे आजकल जो है प्रैक्टिस टेस्ट जो है वो अपलोड किए जा रहे हैं, उसको देखने के लिए ऑब्वियसली यू हैव टू टेक हेल्प फ्रॉम द यूट्यूब। कि जैसे यहाँ पे आप इस वीडियो को देख सकते हो, हम यहाँ पे जो है ना इस पूरे टेस्ट को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे मैं आपको साथ साथ ये बताऊँगा कि आपने कौन सा चैप्टर जो है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करनी है, कौन सा ऐसा चैप्टर है जिसको आप लोगों ने मतलब इसको आप लाइट ले सकते हो, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं टेस्ट नंबर 1 मैंने अपलोड किया, टेस्ट नंबर 6 तक सारे अपलोड किए। इसके बाद जो सैम्पल पेपर हैं, ठीक है, जितने भी आए थे वो सारे मैंने अपलोड किए। सो बीइंग अ टीचर, ठीक है, बीइंग अ हायर क्वालिफिकेशन देन यू, सो मैं इस चीज़ को एज्यूम कर पाया हूँ कि क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जिसके ज़्यादा चांसेस है आने के। सो वो चीज़ें भी आपके साथ मैं इस वीडियो के अंदर शेयर करता रहूँगा। सो वीडियो आप लोग कोशिश करें कि अगर आपके पास टाइम है तो इसको लाजमी देखें स्टार्ट से एंड तक, क्योंकि बीच में कुछ ऐसे पॉइंट्स भी आएंगे जो कि शायद आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएं। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। द फर्स्ट MCQ इज़ अ मोल ऑफ अ सब्सटेंस कंटेन डैश पार्टिकल। एक मोल सब्सटेंस है, एक मोल सब्सटेंस के अंदर आपके पास पार्टिकल कितने होते हैं? दैट आर इक्विवेलेंट टू एवोगाड्रो नंबर। और एवोगाड्रो नंबर क्या है? एवोगाड्रो नंबर इज़ 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। सो ऑप्शन नंबर सी जो है दैट इज़ करेक्ट। इसकी एग्जांपल आप लोगों को टीचर ने ऐसे पढ़ाई होगी। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 1 दर्जन माल्टा है, अब 1 दर्जन माल्टे जो होते हैं उसके अंदर क्या होता है? 12 ऑरेंजेस होते हैं ना। सो इसी तरह अगर आपके पास 1 मोल कोई भी सब्सटेंस है केमिस्ट्री में, तो उसके अंदर पार्टिकल्स कितने होंगे? दैट वुड बी इक्वल टू एवोगाड्रो नंबर। नेक्स्ट आपके पास है विच अल्कली मेटल ओनली कंबाइन विद नाइट्रोजन। अगर हम बात करते हैं लिथियम की, ठीक है, इफ़ वी हैव 6 मोल ऑफ लिथियम एंड इट रिएक्ट विद सोडियम, सो आपके पास क्या बनेगा? यू विल गेट लिथियम नाइट्राइट। इसका मतलब है कि जो अल्कली मेटल है, ठीक है, अल्कली मेटल कौन से हैं? ग्रुप 1A के जो एलिमेंट है उसमें जो लिथियम है, इसकी एबिलिटी होती है दैट इट कैन रिएक्ट विद द नाइट्रोजन। सो ऑप्शन नंबर ए जो है दैट इज करेक्ट। नेक्स्ट आपके पास है द एलिमेंट हैविंग पार्शियली फिल्ड D एंड F ऑर्बिटल आर कॉल्ड। F और D ऑर्बिटल जो होते हैं इनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। इसके साथ साथ इसको D ब्लॉक भी कहते हैं, F ब्लॉक एलिमेंट्स भी कहते हैं। सो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर D, ऑल ऑफ दीज। अगर हम इनकी वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की बात करते हैं तो आप लोगों को पता है कि हमारे पास डिफरेंट सीरीज़ हैं। 3D सीरीज़ है जो कि स्कैंडियम से लेकर जिंक तक होती है, एटॉमिक नंबर 21 से एटॉमिक नंबर 30 तक। फिर आपके पास 4D सीरीज़ है जो कि यूट्रियम से कैडमियम तक होती है, मतलब एटॉमिक नंबर 39 टू 48। उसके बाद यू हैव 5D सीरीज़, वो होती है लैंथेनम एटॉमिक नंबर 57 टू मरकरी एटॉमिक नंबर 80। देन यू हैव F ब्लॉक एलिमेंट। F ब्लॉक एलिमेंट आपके पास होते हैं 4F सीरीज से स्टार्ट, सीरियम एटॉमिक नंबर 58 से लेकर लुथीनियम एटॉमिक नंबर 71 तक। और उसके बाद आपके पास 5F सीरीज़ जो कि आपके पास स्टार्ट होती है एटॉमिक नंबर 89, जहाँ पे आपके पास है एक्टिनियम, और ये एंड होती है लोरेंशियम एटॉमिक नंबर 103 के ऊपर। सो अगर हम इन D और F ब्लॉक के वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की बात करते हैं, सो वो आपके पास ऐसी होगी कि जब आप D के लिए लिखते हो तो D के लिए आप लोग लिखते हो N-1, ठीक है, और D 1 अप टू 10, ठीक है। 1 अप टू 10 का मतलब क्या है कि D जो ऑर्बिटल है उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन भी आ सकता है, जैसे स्कैंडियम एटॉमिक नंबर 21, या D के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन भी आ सकते हैं जैसे एटॉमिक नंबर
30 जिसमें जिंक आता है, ठीक है। सो ये आपके पास जो कन्फिग्रेशन, दिस इज़ फॉर डी ब्लॉक एलिमेंट। अगर आप एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करते हैं, सो एफ ब्लॉक एलिमेंट में आपके पास क्या है, n-1, ठीक है। वहाँ पे आपके पास d ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता है, इनर d ऑर्बिटल, सो d1 लिखते हैं, और n-2 आपके पास होगा f ऑर्बिटल, और f ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट जो होता है दैट इज 14, सो हम लिखेंगे 1 to 14, और आपके पास वैलेंस में इसका होता है ns2 ऑर्बिटल भी। सो ये आपके पास दीज आर द वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ d एंड f ब्लॉक एलिमेंट। तो याद रखें कि जो d एंड f ऑर्बिटल जिन एलिमेंट पे इन्वॉल्व होते हैं उनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहते हैं, उनको d ब्लॉक f ब्लॉक एलिमेंट्स भी कहते हैं। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट आपके पास है व्हेन सडन एक्सपेंशन ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस कूलिंग अकर। ये आप लोगों ने जॉल थॉम्सन इफेक्ट के अंदर पढ़ा हुआ है गैसेस के चैप्टर के एंड में। सो ऑप्शन नंबर बी जो है दैट इज जॉल थॉम्सन इफेक्ट, कि अगर आपके पास एक गैस है उसकी सडन एक्सपेंशन हो जाती है, सो उस एक्सपेंशन की वजह से क्या होगा, गैस जो कूल हो जाएगी। सो उस कूलिंग इफेक्ट को हम क्या कहते हैं, जॉल थॉम्सन इफेक्ट। नेक्स्ट आपके पास है द प्रेजेंस ऑफ सेवरल फाइन लाइंस इन लाइन स्पेक्ट्रम शोज द प्रेजेंस ऑफ व्हाट। अगर आपके पास स्पेक्ट्रम ऑब्टेन होता है, ठीक है, लाइन स्पेक्ट्रम आपके पास क्या होता है कि ये आपके पास ऐसा स्पेक्ट्रम होता है, इनके बीच में क्लोजली स्पेस्ड लाइंस होती हैं। अब ये लाइंस क्यों आ रही हैं, अब इसकी बिहाइंड जो बेसिक रीज़न है वो बेसिक रीज़न ये है कि इनके अंदर के एटम के अंदर क्या होता है, फर्दर सब शेल्स होते हैं, उन सब शेल्स की वजह से हमारे पास सेवरल फाइन लाइंस ऑब्टेन होती है स्पेक्ट्रम के अंदर। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट आपके पास है विच फेज SN2 रिएक्शन आर फेवर्ड। अगर हम SN2 रिएक्शन की बात करते हैं सो दे आर फेवर्ड इन गैसियस स्टेट। सो ऑप्शन नंबर सी जो है दैट इज करेक्ट। SN2 जो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, वन स्टेप प्रोसेस है, बीच में ट्रांजिशन स्टेट बनता है, उसके बाद जो है सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट आपके पास हाउ मेनी रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन आर पॉसिबल। अगर हम बेंजीन की बात करते हैं सो बेंजीन में आपके पास 2 रेजोनेंस स्ट्रक्चर पॉसिबल है। एक आपके पास ये स्ट्रक्चर है, ठीक है, दूसरा कि जब पाई बॉन्ड रेजोनेट कर जाएं, जब पाई बॉन्ड रेजोनेट करेंगे तो आपके पास क्या बनेगा, एक और स्ट्रक्चर बनेगा इसका बेंजीन का, जो कि इस फॉर्म में होगा। सो इसका मतलब है कि बेंजीन के जो हैं 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल है, क्योंकि जो आपके पास पाई बॉन्ड है ये एक जगह पे स्टैटिक नहीं रहता, ये रेजोनेट कर रहा होता है, घूम रहा होता है पूरी रिंग के अंदर। सो इसका मतलब है कि 2 रेजोनेंस स्ट्रक्चर जो हैं वो पॉसिबल हैं बेंजीन के। नेक्स्ट आपके पास अल्डोल कंडेंसेशन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ व्हाट। अल्डोल कंडेंसेशन आप लोगों ने पढ़ा होगा कि इट ऑलवेज टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ बेस। अब ये बेस जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज़ करते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड करता है क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है हाइड्रोक्साइड आयन जनरेट करता है। अब ये हाइड्रोक्साइड आयन जो है ये फर्दर रिएक्ट करता है एल्डिहाइड के साथ, या अगर आप कीटोन के साथ रिएक्शन कराना चाह रहे हो। सो इसका जो राइट ऑप्शन होगा दैट वुड बी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आपके पास है इन आयन इलेक्ट्रॉन मेथड टू बैलेंस इक्वेशन। आपने करना क्या है कि आपके पास डिफरेंट मेथड है इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करने के। ये आपके पास है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का टॉपिक। आपने करना क्या है कि आपके पास जिस मेथड आयन इलेक्ट्रॉन मेथड के थ्रू अगर आप किसी भी इक्वेशन को, केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना चाह रहे हैं, सो आपने करना क्या होता है कि इक्वेशन को आप स्प्लिट कर देते हो 2 हाफ रिएक्शन के अंदर। और वो 2 हाफ रिएक्शन कौन से होते हैं, एक आपके पास होता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है, और दूसरा आपके पास होता है रिडक्शन रिएक्शन, या ऑक्सीडेशन हाफ, दूसरा आपके पास होता है रिडक्शन हाफ। अब जब आप इनको डिवाइड कर लेते हैं, स्प्लिट कर देते हैं 2 हाफ्स के अंदर, पहले आप ये देखते हैं कि ऑक्सीडेशन कहाँ पे हो रही है, रिडक्शन कहाँ पे हो रही है, उसके बाद आप क्या करते हो, फर्दर जो स्टेप्स हैं वो अप्लाई करते हो और आपके पास रिएक्शन बैलेंस हो जाता है। नेक्स्ट एंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन फॉर सोडियम कार्बोनेट इज डैश रिएक्शन। अगर हम एंथैल्पी चेंज की बात करते हैं सोडियम कार्बोनेट की, सो वहाँ पे हीट एनर्जी जो है वो इवॉल्व होती है। सो इसका मतलब है दिस इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। व्हेंस यू रिएक्ट सोडियम कार्बोनेट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड यू विल गेट द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। नाउ इन दिस रिएक्शन -36 किलोजूल per mole of energy is released, hence this is an exothermic reaction. Next आपके पास है in aluminium oxide ions are present in ratio of 2:3। aluminium ratio ऑक्सीजन, ठीक है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड के अंदर क्या होता है, एल्यूमिना जिसको आप बोलते हो, यहाँ पे Al होता है और ऑक्सीजन होता है। एल्यूमिनियम के हैं 2 आयंस और ऑक्सीजन के हैं 3 आयंस, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, Al2 और O3। सो इसका जो राइट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आपके पास जो है फिनोल इज आल्सो कॉल्ड एज। अब इसके अंदर बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि इसको हम कार्बोनिक एसिड कहते हैं या कार्बोलिक एसिड कहते हैं। याद रखो जो फिनोल होता है ना, इसका नाम है
कार्बोलिक एसिड। कार्बोनिक एसिड क्या होता है? ये तो आपके पास एसिड है H2CO3, इसको हम क्या कहते हैं? दिस इज नोन एज कार्बोनिक एसिड। सो ऑप्शन नंबर बी जो है दैट इज करेक्ट। नेक्स्ट आपके पास अल्काइल आयोडाइड कैन नॉट बी प्रिपेयर डायरेक्टली बाय द हेलोजिनेशन ऑफ व्हाट? अल्काइल आयोडाइड जो है इसको आप किस की हेलोजिनेशन की मदद से प्रिपेयर नहीं कर सकते? ऑप्शन नंबर ए आयोडीन रिएक्ट स्लोली, बिल्कुल सही लिखा हुआ है इसने। आयोडीन रिएक्ट रिवर्सिबली, ये भी ठीक है कि जब आप रिएक्शन कराते हो तो आयोडीन रिएक्शन को रिवर्स कर देता है, ठीक है, उसको रिवर्सिबल रिएक्शन हो जाता है। हाइड्रोजन आयोडाइड फॉर्म रिड्यूसेस अल्काइल आयोडाइड अगेन टू स्टार्टिंग मटेरियल, मतलब ये दोबारा से रिएक्शन को रिवर्स कर जाता है। इसका मतलब है जो ऑप्शन नंबर डी है दिस इज करेक्ट, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट आपके पास हु इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल? मैक्रो का मतलब क्या है? एक होता है माइक्रो, एक होता है मैक्रो। मैक्रो का होता है लार्ज मॉलिक्यूल, जैसे आप प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, डीएनए वगैरह के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, दीज आर द मैक्रो मॉलिक्यूल। अब इसका जो बेसिक कंसेप्ट है ये दिया था 1920 में लॉरेट हरमन स्टोडेंजर ने। सो ऑप्शन नंबर सी जो है दैट इज करेक्ट। MCQ number 15, if a double bond is present between two carbon atom then this class of compound is called dash। अब इसके अंदर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज इस तरह होते हैं कि यहाँ पे कार्बोनाइल लिखा हुआ है, कार्बोनाइल में आपके पास क्या होता है? C डबल बॉन्ड O लिखा हुआ है। अब स्टूडेंट क्या करते हैं? कहते हैं कि अच्छा जी यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो इसको करेक्ट मान लेते हैं। सो ये रॉन्ग है। वजह यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? स्टेटमेंट को आप लोगों ने सही से पढ़ना होता है। टू कार्बन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे दो कार्बन के बीच में तो डबल बॉन्ड नहीं है ना। सो ऑप्शन नंबर सी इज इनकरेक्ट। अगर आप बात करते हो अल्केन की तो अल्केन तो सिरे से ही गलत है, कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। अगर आप अल्काइंस की बात करते हो तो अल्काइन के अंदर ट्रिपल बॉन्ड होता है कार्बन कार्बन के बीच में, लेकिन अगर आप अल्कीन की बात करते हो तो वहाँ पे क्या होता है? डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। सो ऑप्शन नंबर डी जो है दैट इज करेक्ट। इनको हम अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं। ये दोनों जो है ना दीज आर अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अल्केन जो है इसको हम कहते हैं सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। नेक्स्ट आपके पास विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉट रिड्यूस्ड बाय सोडियम बोरोहाइड्राइड? सो इसका जो राइट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर डी। अब इसकी रीज़न क्या है? आपको आंसर कीज तो आपके पास है, लेकिन क्या आपको ये पता है क्या इसकी रीज़न क्या है? अल्कीन के साथ सोडियम बोरोहाइड्राइड रिएक्ट क्यों नहीं करता? सो याद रखें कि जो सोडियम बोरोहाइड्राइड है इट इज़ बेसिकली द सोर्स ऑफ हाइड्राइड आयन, ठीक है। ये क्या चीज़ प्रोड्यूस करता है? ये प्रोड्यूस करता है हाइड्राइड आयन। अब हाइड्राइड आयन के ऊपर कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है। अगर हम बात करते हैं अल्कीन की तो अल्कीन में कहीं आपको पॉजिटिव साइड नज़र आ रहा है? नहीं है ना, यहाँ पे पाई बॉन्ड है, ठीक है, यहाँ पे कोई पॉजिटिव साइड नहीं है। तो पॉजिटिव साइड नहीं है तो ये कहाँ पे अटैक करेगा? हाइड्राइड आयन रिएक्ट अटैक ही नहीं कर सकता। जब अटैक नहीं कर सकते इसका मतलब है सोडियम बोरोहाइड्राइड जो है इट डू नॉट रिड्यूस अल्कीन। सो ऑप्शन नंबर डी जो है दैट इज़ करेक्ट। लेकिन अगर आप एसीटोन की बात करते हो तो एसीटोन में आपके पास क्या होता है? इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन जो है जहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर भी प्रेजेंट है, एसिटिल्डिहाइड के अंदर भी कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप होता है। सो इसका मतलब है इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर जो है वो प्रेजेंट है। नेक्स्ट आपके पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है उसकी वैल्यूज़ के बारे में आपसे पूछ रहे हैं। सो इसका जो राइट ऑप्शन है यूनिट्स हो भी सकती हैं, यूनिट नहीं भी हो सकती हैं। सो ऑप्शन नंबर सी जो है दैट इज़ करेक्ट, बोथ ए एंड बी। अब फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ मोल्स जो है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स के, ठीक है, अगर वो इक्वल होंगे तो वहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं Kc के साथ, यहाँ पे फिर यूनिट्स नहीं होंगे। लेकिन अगर आपके पास रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट डिफरेंट हैं, मतलब नंबर ऑफ मोल्स इनके डिफरेंट हैं, तो फिर क्या होगा? Kc की कोई ना कोई यूनिट लाजमी होगी। नेक्स्ट आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड इज नेम एज कॉस्टिक सोडा। अब इसको कॉस्टिक सोडा क्यों कहते हैं? इसको कॉस्टिक सोडा इसलिए कहते हैं कि अगर आप इनका रिएक्शन कराते हो ऑर्गेनिक टिश्यूज़ के साथ, ठीक है, सो उसको क्या कर देते हैं? कोरोड कर देते हैं। नेक्स्ट आपके पास है एसिटल्डिहाइड ऑक्सीडेशन विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ व्हाट? अगर आप एसिटल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन करते हो तो आपके पास क्या चीज़ बनेगी? एसिटल्डिहाइड की अगर आप फॉर्मेशन करते हो तो अल्टीमेटली आपके पास क्या बनेगा? एसिटिक एसिड की फॉर्मेशन बनेगी। इससे पहले जो सैम्पल पेपर था उसके अंदर हम ऑलरेडी इस चीज़ को डिस्कस कर चुके हैं विद द एग्जाम्पल। नेक्स्ट आपके पास है एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड व्हाट इज़ द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर? सो द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज़ द सॉलिड। वाटर जो है दैट इज़ कन्वर्टेड इनटू सॉलिड स्टेट और वो आपके पास कौन सा होता है? आइस। ऑप्शन नंबर ए जो है दैट इज़ करेक्ट। नेक्स्ट आपके पास एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन आर आल्सो कॉल्ड एज।
अगर आप बात करते हो एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन की, सो वो हैं जिनके अंदर कोई चेन नहीं होती, सो दीज आर नोन एज ओपन चेन हाइड्रोकार्बन। ठीक है, ओपन चेन क्या है कि आपके पास स्ट्रेट चेन है या इसके अंदर बेशक ब्रांचेस जो हैं वो ऐड हो जाएं, तो उनको आप क्या कहते हैं, दीज आर नोन एज एसाइक्लिक कंपाउंड। साइक्लिक कंपाउंड कौन से होते हैं? साइक्लिक जैसे आपके पास बात करते हो आप साइक्लोहेक्सेन की, या आप बात करते हो बेंजीन के कंपाउंड्स की। ठीक है, सो दीज आर नोन एज साइक्लिक कंपाउंड, ये बेंजीन है। नेक्स्ट आपके पास हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन ऐड इन एसिटाइलिन टू फॉर्म ईथेन। आपके पास एसिटाइलिन है, ठीक है, दिस इज एसिटाइलिन। आप क्या करते हो, आप इनकी हाइड्रोजनेशन करते हो। अब हाइड्रोजनेशन करने के बाद आपने इसको कन्वर्ट करना है किस चीज़ के अंदर, CH3 के अंदर। इसका मतलब है ईथेन के अंदर इसको कन्वर्ट करना है। अब यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 6 है, इसका मतलब है आपने उसके अंदर 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन जो है वो ऐड करने हैं, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन जो है वो ऐड करने होंगे। सो राइट ऑप्शन जो होगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी। रेट ऑफ रिएक्शन, अगर आप बात करते हो रेट ऑफ रिएक्शन की, सो इसकी यूनिट्स क्या होंगी? रेट किस चीज़, रेट क्या चीज़ है? रेट इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ अ सब्सटेंस पर यूनिट टाइम। सो कंसंट्रेशन आप किस चीज़ में मेजर करते हो? दैट इज़ मोल पर डेसीमीटर क्यूब। टाइम को आप किस चीज़ में मेजर करते हो? सेकंड्स में। सो ये अगर सेकंड ऊपर जाएगा तो पर में चला जाएगा ना, सो आपके पास होगा मोल पर डेसीमीटर क्यूब पर सेकंड। सो ऑप्शन नंबर डी जो है दैट इज करेक्ट। नेक्स्ट आपके पास है नाइट्रोजन हैज़ डैश नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अब यहाँ पे नाइट्रोजन नहीं है, दिस इज नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, ये आपको कंफ्यूज करेगा। नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में आपके पास क्या है कि आप पहले एक n के लिए फाइंड आउट करते हैं। एक n का जो एटॉमिक नंबर होता है दैट इज 7। अगर ये 7 है तो इसका मतलब इसके अंदर प्रोटॉन्स कितने हैं? 7 है। सो इसका मतलब है प्रोटॉन नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन 7 है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 7 होंगे। अभी अगर आप बात करते हो इसके एटॉमिक मैस की, नाइट्रोजन का एटॉमिक मैस होता है 14, ठीक है। सो आपने न्यूट्रॉन्स फाइंड आउट करने हैं ना, सो आपके पास कितने होंगे? 14 - 7, तो वो न्यूट्रॉन्स भी कितने होंगे? 7 ही होंगे। लेकिन अब आपने N2 का करना है, सो इसको आप 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, इसको भी 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, इसको भी 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, तो आपके पास प्रोटॉन बन जाएंगे 14, इलेक्ट्रॉन्स बन जाएंगे 14, न्यूट्रॉन्स बन जाएंगे 14। सो इसका जो मतलब है कि राइट ऑप्शन हमारे पास वो होगा जहाँ पे सारे 14 होंगे। सो ऑप्शन नंबर सी जो है दैट इज़ करेक्ट। इसको 2 से क्यों मल्टीप्लाई किए? क्योंकि नाइट्रोजन मॉलिक्यूल की आप बात कर रहे हो, नाइट्रोजन एटम की बात नहीं कर रहे हो। मॉलिक्यूल के अंदर 2 नाइट्रोजन एटम्स होते हैं। प्रोटीन आल्सो कंटेन बॉन्डिंग। अब प्रोटीन्स के अंदर कौन सी बॉन्डिंग पॉसिबल है? प्रोटीन के अंदर जो बॉन्डिंग होती है दैट इज़ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। वजह यह है कि प्रोटीन्स आर कंपोज्ड ऑफ अमीनो एसिड। अगर आप अमीनो एसिड की स्ट्रक्चर की बात करते हो, सो स्ट्रक्चर उसका कुछ इस तरह होगा कि यहाँ पे होता है हाइड्रोजन, यहाँ पे कोई अल्काइल ग्रुप लगा होता है, यहाँ पे होता है NH2 ग्रुप, अमीनो ग्रुप, यहाँ पे होता है कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। अब यहाँ पे अगर आप देखो, यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन भी मौजूद होते हैं ना। सो इसका मतलब है कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग एबिलिटीज़ हैं इनकी, सो इसका मतलब प्रोटीन्स के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है। नेक्स्ट, एनर्जी इन्फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल लैटिसेस। अब जब किसी चीज़ की फॉर्मेशन होती है तो वहाँ पे एनर्जी क्या होती है? रिलीज्ड होती है। लेकिन अगर आपके पास किसी चीज़ को अपने ब्रेक करना है तो आपने एनर्जी क्या करनी होती है? एब्जॉर्ब करानी होती है, एनर्जी देनी होती है, फिर वो एंडोथर्मिक रिएक्शन बन जाता है। नेक्स्ट आपके पास एंथैल्पी इज़ द सम ऑफ इंटरनल एनर्जी प्लस व्हाट। एंथैल्पी ये आपके पास हर पेपर के अंदर रिपीट हो रहा है, तो इसको आप लोगों ने लाजमी जो है याद करना है एंथैल्पी वाले टॉपिक को। तो एंथैल्पी जो है दैट इज़ इक्वल टू चेंज इन एंथैल्पी की बात करते हैं, सो दैट इज़ इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस प्रेशर वॉल्यूम वर्क। सो यहाँ से आप देख सकते हो किस चीज़ का सम है, ये आपके पास वर्क है ना, वर्क डन है। सो ऑप्शन नंबर ए जो है दैट इज़ करेक्ट, वर्क डन। नेक्स्ट, ह्यूमन बॉडी कंटेन डैश काइंड ऑफ प्रोटीन। अब ह्यूमन बॉडी के अंदर कितने काइंड्स ऑफ प्रोटीन्स होते हैं? दैट इज़ अराउंड अबाउट 10,000 प्रोटीन्स। सो ऑप्शन नंबर बी जो है दैट इज़ करेक्ट। द अरेंजमेंट ऑफ सब शेल्स आर ऑर्बिटल इज अकॉर्डिंग टू डैश रूल। अब अगर आपने सब शेल्स की अरेंजमेंट करनी है, ठीक है, एनर्जी के हिसाब से आप उनके अरेंजमेंट करते हो। पहले आप देखते हो
कि लो एनर्जी को आपने पहले फिल करना होता है, फिर आपने हाई एनर्जी की तरफ जाना होता है, जैसे आप लोगों ने अफबाउस प्रिंसिपल पढ़ा हुआ है। सो वहाँ पे आप एक रूल अप्लाई करते हो, एटॉमिक स्ट्रक्चर का ये टॉपिक है, वहाँ से इसको पिक किया है। सो n+l रूल जो है इसको आप यूज़ करते हो। अब n+l रूल अगर आप देखें कैसे इसको यूज़ किया जाता है, दैट इज़ 4s और 3d। अब आपसे पूछता है कि बताएं कि इसमें से फिलिंग आपने किसकी पहले करनी है, तो आप क्या करते हो, आप लिखते हो n+l रूल। अब n+l रूल के हिसाब से l जो है एज़िमुथल क्वांटम नंबर है, जो कि आपके पास वैल्यूज़ होती हैं 0, 1, 2, 3, ये आपने याद करनी है। 0 किस चीज़ के लिए वैल्यू होती है, दैट इज़ फॉर s ऑर्बिटल। 1 जो है दैट इज़ फॉर p ऑर्बिटल, 2 जो है दैट इज़ फॉर d, एंड 3 जो है दैट इज़ फॉर f ऑर्बिटल। अब यहाँ पे n की जगह पे ये 4 है ना, इसके लिए फाइंड आउट करते हैं। सो ये 4 क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जैसे शेल नंबर, और शेल नंबर को हम n से रिप्रेजेंट करते हैं, सो हम लिखेंगे यहाँ पे 4। अब s के लिए जो l की वैल्यू होती है दैट इज़ 0, सो आप लिखेंगे 4 + 0 दैट इज़ इक्वल टू 4। अगर आप 3d की बात करते हो, सो 3d के लिए n जो है उसकी वैल्यू क्या है, 3 है ना, और d के लिए l की वैल्यू क्या होती है एज़िमुथल क्वांटम नंबर की, सो होती है 2। सो 3 + 2 दैट इज़ इक्वल टू 5। अब किसकी वैल्यू ज़्यादा आ रही है, 3d की वैल्यू जो है वो ज़्यादा आ रही है, इसका मतलब इसकी एनर्जी ज़्यादा है, तो आपने पहले फिल किसको करना होगा, 4s को फिल करना होगा। नेक्स्ट आपके पास है, इन नॉन पोलर मॉलिक्यूल द स्ट्रेंथ ऑफ लंडन फोर्सेस डिपेंड ऑन नंबर ऑफ व्हाट। अगर आपके पास नॉन पोलर मॉलिक्यूल है जहाँ पे पोल्स जो हैं वो नहीं हैं, उसकी जो लंडन फोर्सेस होती हैं उस कितनी पावरफुल होंगी, उसकी क्या स्ट्रेंथ होगी, वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ एटम्स के ऊपर, कि किसी भी नॉन पोलर मॉलिक्यूल के अंदर एटम कितने हैं। नेक्स्ट आपके पास है, एटॉमिक रेडियाई कैन बी डिटरमाइंड बाय मेजरिंग द डिस्टेंस बिटवीन डैश सेंटर एटम। अगर फॉर एग्जांपल आपके पास ये एक एटम है, ठीक है, इसके साथ ही दूसरा एक एटम जो है वो यहाँ पे अटैच्ड है, ये इसका न्यूक्लियस है, ये यहाँ पे न्यूक्लियस है। अब यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है इसको आपने क्या करना है, मेजर करना है, इसको आप क्या कहोगे, दिस इज़ एटॉमिक रेडियाई। सो ये एटम के साथ में दूसरा एटम क्या है, एडजेसेंट में पड़ा हुआ है ना, सो इसको हम कहते हैं कि ऑप्शन नंबर बी जो है दैट इज़ करेक्ट, कि एटॉमिक रेडियाई कैन बी डिटरमाइंड बाय मेजरिंग द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ एडजेसेंट एटम। एक एटम के साथ जो दूसरा एटम होगा उनके न्यूक्लियस के दरमियान में जो डिस्टेंस होगा दैट वुड बी द atomic radii. An atom is composed of electron, proton, neutron, और these are the fundamental particle। इसके अलावा बाकी पार्टिकल होते हैं प्रोन, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो। सो इसका मतलब है ऑप्शन नंबर डी जो है दैट इज करेक्ट। नेक्स्ट आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टिपिकल ट्रांजिशन मेटल। टिपिकल ट्रांजिशन मेटल की बात कर रहे हैं, सो कोबाल्ट जो है ना दैट इज टिपिकल ट्रांजिशन मेटल। स्कैंडियम हो गया, यूट्रियम हो गया, कैडमियम हो गया, दीज आर नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट। वजह क्या है कि जब आप इनके इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हो तो आयंस में कन्वर्ट होते हैं। जब आयंस में कन्वर्ट होते हैं +2, +3 आयंस में जब कन्वर्ट होंगे तो इनका जो डी ऑर्बिटल होता है वो कम्प्लीटली लॉस्ट हो जाता है। जब कम्प्लीटली लॉस्ट हो जाता है इसका मतलब है कि अब इनके अंदर जो है ना ट्रांजिशन मेटल्स की जो प्रॉपर्टीज़ है वो ख़त्म हो गई है। ट्रांजिशन मेटल्स होते क्या है, ट्रांजिशन मेटल्स वो हैं जिनके अंदर डी ऑर्बिटल या तो हाफ फिल्ड हो या कम्प्लीटली फिल्ड हो या कंप्लीट होने को हो। अगर वो कम्प्लीटली फिल्ड है तब भी आप इनको क्या कहो कि दीज आर नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट। जैसे आप लोग बात करते हो जिंक, कैडमियम और मरकरी की, सो दे आर आल्सो नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट। नेक्स्ट आपके पास है, द रिएक्शन इन विच अ मॉलिक्यूल इज रिमूव फ्रॉम अ कंपाउंड बट नो एडिशन टेक प्लेस इज कॉल्ड। आपके पास एक कंपाउंड है, आपने वहां से मॉलिक्यूल को रिमूव कर दिया लेकिन आप उसके अंदर किसी दूसरी चीज की एडिशन नहीं कर रहे हो, सो उस रिएक्शन को आप क्या कहते हो, रिमूवल है ना। रिमूवल का मतलब एलिमिनेट करना, सो इसका मतलब है यहाँ पे आप क्या कहोगे, दिस इज द एलिमिनेशन रिएक्शन। आप लोगों ने सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन पढ़े हैं तो याद रखें कि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर सैम्पल पेपर के अंदर, हर पैड टेस्ट के अंदर मैंने देखा है कि एलिमिनेशन रिएक्शंस जो हैं इनसे लाजमी कोई ना कोई उन्होंने MCQ जो है वो पिक किया हुआ है। सो आप लोगों ने इस टॉपिक को लाजमी फुली तैयार करना है। नेक्स्ट आपके पास है, टॉटोमेरिज्म इन्वॉल्व द ट्रांसफर ऑफ वर्ड। टॉटोमेरिज्म जो है आपके पास सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री का आइसोमेरिज्म में से उठाया हुआ है। इसकी मैं आपको एग्जांपल एक बता देता हूँ, बाकी आप लोग बुक में से भी याद कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके पास है क्या चीज़, दिस इज एमाइनो एसिड। ये अमाइनो एसिड है, ठीक है, मॉलिक्यूल इसकी जनरल। अब इस अमाइनो एसिड
के अंदर दो आइसोमर पॉसिबल हैं। दो आइसोमर कैसे पॉसिबल हैं कि ये यहाँ पे बन जाए NH3 पॉजिटिव और यहाँ पे बन जाए COO नेगेटिव। अब देखें ये प्रोटॉन जो है, इसको हम चलें ब्लू कलर ले आते हैं। अब ये प्रोटॉन यहाँ पे मूव कर रहा है ना, यहाँ पे आप देख सकते हो NH3 पॉजिटिव की फॉर्मेशन हो रही है। सो अब प्रोटॉन क्या है, विद इन अ मॉलिक्यूल क्या कर रहा है, शिफ्ट कर रहा है। पूरी मॉलिक्यूल का जो एटॉमिक मास है वो क्या है, सेम है, लेकिन आपके पास उनकी जो अरेंजमेंट है, मतलब प्रोटॉन की शिफ्टिंग हो रही है विद इन अ मॉलिक्यूल। सो इसको हम कहते हैं दिस इज एन एग्जांपल ऑफ structural isomerism, or particularly this is tautomerism. Shifting of proton within a molecule is known as tautomerism. Next आपके पास है, which of the following catalyst is used in the preparation of acidic anhydride? अब एसिडिक एनहाइड्राइड अगर आप लोगों ने प्रिपेयर करना है सो उसमें आप यूज़ करते हो फॉस्फोरस पेंटा ऑक्साइड। फॉस्फोरस पेंटा ऑक्साइड कैसे काम करेगा कि फॉर एग्जांपल आपके पास है RC डबल बॉन्ड OH, दिस इज़ कार्बोक्सिलिक एसिड। आप इसको रिएक्ट करवाते हो एक और मॉलिक्यूल ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ। यहाँ पे आपके पास क्या है, ये यहाँ से H और यहाँ से OH जब जाएगा रिमूव होगा, सो इसका मतलब यहाँ से वाटर की रिमूवल होगी। जब यहाँ से वाटर की रिमूवल होगी तो आपके पास फॉर्मेशन किस चीज़ की होगी, आपके पास बनेगा RC डबल बॉन्ड, यहाँ से OH रिमूव हो गया लेकिन यहाँ पे तो O है ना, सो वो O और ये जो आपके पास पूरा इसके साथ बाकी के एटम हैं, बाकी के पूरे एटम जो इसके साथ अटैच हो जाएंगे तो आपके पास ये किस चीज़ की फॉर्मेशन हुई है, दिस इज़ एसिडिक एनहाइड्राइड। अब एसिडिक एनहाइड्राइड किसकी प्रेजेंस में होती है, कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, और वो होता है P2O5 फॉस्फोरस पेंटा ऑक्साइड। और इसके साथ साथ आपके पास एक और प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है, दैट इज़ HPO3, जिसको आप लोग क्या कहते हो, दिस इज मेटाफॉस्फोरिक एसिड। नेक्स्ट आपके पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड शो स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग का जो टॉपिक है इसको आप लोगों ने लाजमी तैयार करना है, ये भी हर पेपर के अंदर रिपीट हो रहा है। सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, इथेनॉल। अल्कोहल्स की ये एबिलिटी होती है कि ये क्या करते हैं, ये बॉन्ड बनाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं विद द वाटर, दैट इज वाई दे आर हाईली सॉल्युबल इन वाटर। नेक्स्ट आपके पास स्पेक्ट्रोमीट्री इज यूज्ड व्हेन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स एब्जॉर्ब व्हाट। स्पेक्ट्रोमीट्री या स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है ये सेकंड ईयर का टॉपिक है। स्पेक्ट्रोस्कोपी का बेसिक फंक्शन क्या है, स्पेक्ट्रोस्कोपी का बेसिक फंक्शन ये है कि आप इनसे मॉलिक्यूल्स की आइडेंटिफिकेशन करते हो। स्पेक्ट्रोस्कोपी है क्या चीज़, इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस विद मैटर। सो यहाँ पे आपके पास जो रेडिएशंस है, यूवी रेडिएशन, IR रेडिएशन जिसको हम इंफ्रारेड रेडिएशन कहते हैं, विजिबल रेडिएशन, सो ऑल ऑफ दीज आर यूज्ड इन स्पेक्ट्रोमेट्री। नेक्स्ट आपके पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज यूज्ड टू लोकेट द पोजीशन ऑफ अ डबल बॉन्ड इन द कंपाउंड। ये आप लोगों ने अल्कीन्स की रिएक्शन पढ़े हैं, वहाँ पे आप लोग पढ़ते हो ओजोनोलिसिस के बारे में। ओजोनोलिसिस में आपके पास होता क्या है कि आप अल्कीन को रिएक्ट कराते हो ओजोन के साथ। ओजोन क्या चीज़ है, O3 मॉलिक्यूल है। उसके बाद आपके पास क्या बनता है, एक अनस्टेबल मोनोओजोनाइड की फॉर्मेशन होती है, उसकी रीअरेंजमेंट होती है तो आपके पास एक स्टेबल ओजोनाइड बन जाता है। उसको आप फर्दर वाटर के साथ रिएक्ट कर दो तो आपके पास क्या बनेगा, एल्डिहाइड्स की फॉर्मेशन हो जाती है। अब ये जो प्रोसेस है इसके अंदर होता है क्या है, दिस इज एक्चुअली यूज्ड इन ऑर्डर टू लोकेट द पोजीशन ऑफ अ डबल बॉन्ड इन अ कंपाउंड। इसके बाद डिहाइड्रेशन है। डिहाइड्रेशन में क्या होता है, लॉस ऑफ वाटर है। मार्कोनिकॉफ रूल आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जब आपके पास अनसिमेट्रिकल रिएजेंट है उसके अंदर आप आपके पास अनसिमेट्रिकल अल्कीन है उसके अंदर अनसिमेट्रिकल रिएजेंट ऐड करते हो, सो नेगेटिव पार्ट उधर जाएगा, यहाँ पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम अटैच होंगे। ये आपके पास मार्कोनिकॉफ्स रूल है। ऑक्सीडेशन विद पोटाशियम पर मैंगनेट, ये आप लोगों ने बायर टेस्ट के बारे में पढ़ा होगा। अब बायर टेस्ट में आपके पास क्या होता है, ये आपके पास सेचुरेटेड कंपाउंड को डिटेक्ट करता है फ्रॉम अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। नेक्स्ट आपके पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज प्रेजेंट इन अ कैम्फर एंड मैंथोन। ये आप लोग जब एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स पढ़ते हो, उनकी जनरल प्रॉपर्टीज पढ़ते हो तो वहाँ पे ये चीज़ आपको मिलेगी कि कैम्फोर और मैंथोन जो होते हैं उनके अंदर कीटोन्स प्रेजेंट होते हैं। कीटोन्स आपके पास क्या है, कौन से हाइड्रोकार्बन है, जब आपके पास कार्बोनाइल ग्रुप है और कार्बोनाइल ग्रुप के दोनों साइड पे अगर आप
कोई भी अल्काइल ग्रुप अटैच कर देते हो, सो इन कंपाउंड को आप क्या कहते हो, दीज आर नोन एज कीटोन्स। In galvanic cell, copper compartment gets negative charge due to arrival of what? Due to arrival of electrons. अब होता है क्या है, आपके पास सेल के अंदर दो कंपार्टमेंट होते हैं, एक आपके पास होता है एनोड कंपार्टमेंट, दूसरा आपके पास होता है कैथोड कंपार्टमेंट। एनोड जो है ये बना होता है जिंक से, ठीक है, और इसके अंदर सोल्यूशन होता है 1 मोलर जिंक सल्फेट सोल्यूशन। इसी तरह आपके पास कैथोड जो है ये बना होता है कॉपर से, और इसके अंदर क्या होता है, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन होता है 1 मोलर। अब इस सोल्यूशन को एक्सटर्नली कनेक्ट कर दिया जाता है किसी के साथ, बैटरी के साथ, और इसमें डाल दिया जाता है एक इन्वर्टेड यू शेप्ड सॉल्ट ब्रिज ऐड कर दिया जाता है इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी के लिए। अब इस कंपार्टमेंट के अंदर होता है क्या है, एनोड के अंदर यहाँ पे ऑक्सीडेशन होती है, और ऑक्सीडेशन क्या है, दैट इज़ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इस सोल्यूशन से जो इलेक्ट्रॉन लूज हो जाते हैं वो क्या करते हैं, दे ट्रैवल फ्रॉम एनोड टू कैथोड। अब वो यहाँ पे आते हैं, इसका मतलब है यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, सो इसलिए आपके पास जो कैथोड कंपार्टमेंट होता है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आपके पास हीट एब्जॉर्ब बाय अ सब्सटेंस एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू, अगर आपके पास एक इक्वेशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि ये है डेल्टा क्यू प्लस पी डेल्टा वी। अब प्रेशर क्या कह रहा है, जीरो कर रहा है, अगर ये जीरो कर रहा है तो ये सारी क्वांटिटी जीरो हो जाएगी। सो एंथैल्पी इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी, सो हीट एब्जॉर्ब बाय सब्सटेंस इज इक्वल टू डेल्टा एच। सो इसका जो राइट ऑप्शन होगा दैट वुड बी ऑप्शन नंबर बी। द लास्ट सबशेल ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल इज, अल्कलाइन अर्थ मेटल अगर आप बात करें तो वो स्टार्ट होते हैं बेरिलियम से। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर होता है 4। अगर आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हो तो वो होगा 1s2 और फिर होगा 2s2। सो लास्ट शेल आपके पास 2s ऑर्बिटल के अंदर आ रहा है, सो ऑप्शन नंबर ए जो है दैट इज करेक्ट इन केस ऑफ बेरिलियम। नेक्स्ट आपके पास when 2 carboxylic acid are strongly heated in the presence of phosphorus pentoxide which product is formed, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ जब हम लोग पढ़ रहे थे MCQ नंबर 36 में कि आपके पास किस चीज़ की फॉर्मेशन होगी, एसिडिक एनहाइड्राइड की फॉर्मेशन होती है। सो ऑप्शन नंबर सी हम यहाँ पे लिख लेते हैं, दैट इज एसिड एनहाइड्राइड। वैसे ये है नेक्स्ट पेज पे, ठीक है, सो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। MCQ नंबर 46, द एंजाइम विच इज़ यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर इन चिल्ड्रन। सो इसका जो राइट ऑप्शन दैट इज ऑप्शन नंबर बी, जिसको हम कहते हैं एल एस्पायरोजिनेज। नेक्स्ट आपके पास एट विच टेम्परेचर वाटर हैज़ मैक्सिमम डेंसिटी, अगर आप वाटर की डेंसिटी की बात करते हो, पेक्यूलर नेचर ऑफ वाटर आप लोगों ने पढ़ा होगा, या एनोमियस या एनोमिलस बिहेवियर ऑफ वाटर आप लोगों ने पढ़ा होगा। सो जो डेंसिटी होती है वाटर की दैट इज मैक्सिमम एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट, द सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ अ गैस इन अ मिक्सचर ऑफ अ गैस इज ऑलवेज इक्वल टू 1। सो इसका जो राइट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर डी। अब ये इक्वल क्यों होता है, अगर आपके पास है सोल्यूशन, तो सोल्यूशन किस चीज़ से मिलकर बना होता है, इट इज़ कंपोज्ड ऑफ सॉल्वेंट, और आपके पास बना होता है सॉल्यूट से, ठीक है। सो हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं पॉजिटिव क्यों, क्योंकि सोल्यूशन इन दोनों से मिलकर बना होता है। अब एज्यूम करें कि नंबर ऑफ मोल सॉल्वेंट के हैं Na और नंबर ऑफ मोल जो सॉल्यूट के हैं दैट इज़ Nb। अब मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोल फ्रैक्शन आप लोगों ने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, ठीक है, Na और Na प्लस Nb, ये आपके पास होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ A। मोल फ्रैक्शन है क्या चीज़ कि आपके पास टोटल नंबर ऑफ मोल्स के अंदर सॉल्वेंट के कितने मोल्स हैं उसको आप क्या कहोगे, दिस वुड बी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। इसी तरह अगर आप लोगों ने मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट फाइंड आउट करना है तो आपके पास होगा XB डिवाइड बाय Na प्लस Nb। Na प्लस Nb का मतलब टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। अब आप क्या करो, इन दोनों को ऐड कर दो, XA प्लस XB। इनको जब आप ऐड करोगे तो आपके पास ये जो बाकी इनके जो इस साइड पे, अभी जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो ये दूसरी क्वेश्चन जो है इसको भी आप लोगों ने ऐड करना होगा। सो ये आपके पास होगा Na प्लस Nb, और Na के नीचे क्या लिखा हुआ है, Na प्लस Nb। यहाँ पे भी क्या लिखा हुआ है, Na
प्लस NB। अब आप क्या करो, ये जो डिनोमिनेटर है इनका LCM ले लो, तो आपके पास क्या चीज़ आएगा, आपके पास आएगा XA, दिस इज A, प्लस XB दैट इज इक्वल टू व्हाट, NA प्लस NB। अब जो डिनोमिनेटर है इसका मैंने आपको कहा ना LCM लेंगे, LCM लेंगे तो आपके पास क्या बनेगा, NA प्लस NB ही आएगा ना। अगर आप इनको कैंसिल करते तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, XA प्लस XB दैट इज इक्वल टू 1। सो आपके पास राइट ऑप्शन क्या होगा, द सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ गैसेज इन मिक्सचर ऑफ अ गैस इज ऑलवेज इक्वल टू 1। Next, at equilibrium, if the concentration of product is increased, reaction will proceed in what? आपके पास एक रिएक्शन है, उसके अंदर ऑलरेडी इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश्ड है, ठीक है, आप उसका कंसंट्रेशन प्रोडक्ट का ज़्यादा कर देते हो। अगर आप प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन ज़्यादा कर लेते हो, फॉर एग्जांपल आपके पास है ये रिएक्टेंट, यहाँ पे ये हैं प्रोडक्ट्स, आप प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा कर रहे हो, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा करोगे तो रिएक्शन ने बैकवर्ड मूव कर जाना है ना। सो इसका मतलब है बैकवर्ड डायरेक्शन में चलना स्टार्ट हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर बी जो है दैट इज़ करेक्ट। नेक्स्ट, चेंज इन वॉल्यूम ऑफ अ सिस्टम डिपेंड अपॉन व्हाट। अब सिस्टम के अंदर आप लोगों ने वॉल्यूम का चेंज करना है, सो वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। सो याद रखें कि वॉल्यूम इज़ अ स्टेट फंक्शन। अगर ये स्टेट फंक्शन है तो इसका मतलब है कि ये डिपेंड करता है इनिशियल और फाइनल स्टेट के ऊपर, ठीक है। सो इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर सी जो है दैट इज़ करेक्ट, कि आपने इनिशियल और फाइनल कंडीशंस को देखना होता है जब आप वॉल्यूम के अंदर चेंज लेकर आते हो। जैसे आप लोग पढ़ते हो गैस लॉ के अंदर, जब टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो वहाँ से वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन आप उसको पढ़ते हो T1 V1 के ऊपर, टेम्परेचर 1 टेम्परेचर 2 के ऊपर, इसी तरह आप पढ़ते हो T2 और V2 के ऊपर। नेक्स्ट आपके पास है अकॉर्डिंग टू डैश थ्योरी एटम वर द अल्टीमेट पार्टिकल दैट कैन नॉट बी डिवाइडेड। ये आपको बताया था डाल्टन एटॉमिक थ्योरी ने, क्लास 9 में आप लोगों ने पढ़ा था कि आपके पास एटम जो है उसको आप सब डिवाइड नहीं कर सकते, मतलब उसके आप डिवीजन नहीं कर सकते। लेकिन जब हम लोगों ने बोहर थ्योरी पढ़ी, रदरफोर्ड पढ़ी, तो हमने कहा कि जी इसके अंदर क्या है, इसके अंदर फर्दर फंडामेंटल पार्टिकल प्रेजेंट है, ठीक है। उसके बाद बाकी की थ्योरीज जो हैं वो पेश की गई, जिससे हमें ये पता चला है कि एटम जो है उसको हम डिवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास इफ 0.9 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड डिसॉल्व इन एक्सेस क्वांटिटी ऑफ वाटर इट विल यील्ड डैश मोल ऑफ हाइड्रोजन आयन एंड डैश मोल ऑफ सल्फाइड आयन। देखें, अब इसको करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। सल्फ्यूरिक एसिड है, ठीक है, ये आयनाइज हो गया। अब जब आयनाइज होगा तो आपके पास कितने मोल्स प्रोटॉन देगा, 2 मोल्स प्रोटॉन के देगा, और उसके साथ आपके पास क्या बनाएगा, 1 मोल सल्फेट आयन का देगा ना। अब आपने क्या करना है कि रेशो फाइंड आउट करनी है, मोल रेशो। मोल रेशो के लिए आपने करना क्या होता है कि सबसे पहले जो है ग्राम जो है, मैस इन ग्राम, उनको आपने कन्वर्ट करना होता है किस चीज़ के अंदर, मोल्स में। तो मैस इन ग्राम कितना गिवन है, 9.8 गिवन है। और जो मोलिकुलर मैस होता है सल्फ्यूरिक एसिड का, अगर आप उसको फाइंड आउट करोगे तो आपके पास क्या बनेगा, 98। सो 9.8 को 98 पर डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा 0.1 मोल। अब ये क्या है, ये नंबर ऑफ मोल्स हैं जो आपके पास यहाँ पे गिवन है। 9.8 ग्राम का मतलब 0.1 मोल। अब आपने रेशो लिख लेनी है, सिंपल तरीके से मैं आपको समझा देता हूँ। सल्फ्यूरिक एसिड रेशो प्रोटॉन, यहाँ से आप प्रोटॉन की रेशो निकाल सकेंगे। यहाँ पे आप लिखें सल्फ्यूरिक एसिड रेशो सल्फेट आयन, यहाँ से आप सल्फेट आयन जो है उसकी रेशो निकाल सकेंगे। अब रेशो कैसे निकालेंगे, देखें बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में 1 मोल सल्फ्यूरिक एसिड है, ठीक है। सो आपके पास कितने प्रोटॉन प्रोड्यूस कर रहा है, 2 प्रोटॉन प्रोड्यूस कर रहा है। लेकिन अगर आपके पास 1 मोल सल्फ्यूरिक एसिड होगा, जो आपके पास गिवन है 9.8 ग्राम, उसको आपने कन्वर्ट कर दिया 0.1 के अंदर, सो उस आपके पास क्या होगा, x होगा। अब इन दो वैल्यूज़ को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। सो 2 को अगर आप 0.1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, दैट वुड बी 0.2। इसका मतलब है 0.2 प्रोटॉन आयन जो है वो प्रोड्यूस होंगे 0.1 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड से। इसी तरह सल्फ्यूरिक एसिड वर्सेस सल्फेट आयन अगर आप देखते हो तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन में सल्फ्यूरिक एसिड के 1 मोल है, इससे आपके पास कितने मोल सल्फेट आयन प्रोड्यूस हो रहे हैं, 1 मोल ही प्रोड्यूस हो रहे हैं। लेकिन अगर आपके पास 0.1 मोल सल्फ्यूरिक एसिड होगा, जैसे आपके पास क्वेश्चन में गिवन है, तो उससे सल्फेट आयन कितने प्रोड्यूस होंगे, x। इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास x इज इक्वल टू 0.1। ये आपके पास आंसर आ गया। ये सल्फेट आयन के लिए 0.1 है और प्रोटॉन आयन के लिए 0.2। अब यहाँ से आप ढूंढो 0.2 और 0.1 कहाँ पे है। सो ऑप्शन नंबर डी जो है दैट इज करेक्ट।
नेक्स्ट आपके पास लेंथेनाइड एंड एक्टिनाइड रिजेंबल इन व्हाट। अगर हम लेंथेनाइड और एक्टिनाइड्स की बात करते हैं, इससे पहले मैं आपको बता चुका हूँ जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं उसमें जो फर्स्ट सीरीज होती है इनको आप लोग क्या कहते हो, दीज आर नोन एज लेंथेनाइड, और जो दूसरी है उनको आप, जो 4F सीरीज है उनको आप लेंथेनाइड कहते हो, जो 5F सीरीज है उनको आप एक्टिनाइड्स कहते हो। अब ये एक दूसरे को रिजेंबल कैसे करते हैं, मतलब इनके अंदर सिमिलरिटीज किस चीज़ में होती है जब ये कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं। सो ऑप्शन नंबर डी जो है दैट इज फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। आपने कंडीशन कंपाउंड पढ़े हुए हैं डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर। सो वो जो कॉम्प्लेक्स बनाते हैं उनके अंदर क्या होती है, इनकी सिमिलरिटीज़ होती हैं। बाकी जो आयनाइजेशन स्टेट है, ऑक्सीडेशन स्टेट है या इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो इनकी डिफरेंट होती है। फॉर बैलेंसिंग ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन एटम एन एसिडिक और न्यूट्रल सोल्यूशन। अगर आपके पास एक सोल्यूशन जहाँ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एटम को आपने बैलेंस करना होगा तो आप लोगों ने करना क्या होता है, वाटर कैन बी एडेड, यस ये ठीक है। प्रोटॉन आयन कैन बी एडेड, यस ये भी ठीक है। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, बोथ ए एंड बी जो है दैट इज करेक्ट। नेक्स्ट आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड आर व्हाट। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं दीज आर नॉन पोलर एंड दे आर कोवेलेंट इन नेचर, ठीक है, उनके अंदर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, दे आर नॉन पोलर और कोवेलेंट होते हैं। नेक्स्ट आपके पास ऑल 3 एक्सेस एंड 3 एंगल्स आर अनइक्वल लेंथ एंड नन ऑफ द एंगल इज 90 डिग्री। सो इसका जो राइट ऑप्शन होगा दैट इज ट्राइक्लिनिक सिस्टम। सो अगर आप ट्राइक्लिनिक सिस्टम की बात करते हैं सो यहाँ पे देखें कि कोई भी एंगल जो है वो इक्वल नहीं होता। सो डियर व्यूअर, ये तो था आपके पास प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 7। इसके बाद के जो टेस्ट हैं 8, 9 एंड सो ऑन वो आपके पास टाइम टू टाइम अपलोड होते जाएंगे। स्टे कनेक्टेड विद आई एम केमिस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।